मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दूसरा अध्याय मानव तंत्र प्रारंभ किया था। और पिछली कक्षा में हमने देखा था कि ग्रसनी क्या है, ग्रसिका क्या है, उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करेंगे उसके आगे आमाशय को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आमाशय। देखो, आमाशय की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ये आपकी ग्रसिका है, कुछ इस तरह से होता है अपना आमाशय। ठीक है। और मैंने बताया था कल भी आपको, जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें, कि जितना भी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो सीधा आकर कहाँ रुकता है? आमाशय में रुकता है, बाकी कहीं नहीं रुकता है। जो भी भोजन हम करेंगे कहाँ आकर रुकेगा? आमाशय में रुकेगा। ठीक है। तो अगर इसकी आकृति अगर हम देखें तो कुछ देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान है या नहीं है? अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान है। और इसकी जो खास खास विशेषताएं हैं वो ये क्या है? ये आहार नली का जो सबसे चौड़ा भाग है, आहार नली का जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो कौन है? आमाशय ही है। ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम? देखो, आमाशय में पहला पॉइंट देखो, ग्रास नली आगे चलकर आमाशय में खुलती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? आमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो लगभग 3 लीटर भोजन धारण कर सकता है। यानी इसके अंदर कितना भोजन इकट्ठा हो सकता है? 3 लीटर, जो लगभग 3 लीटर भोजन धारण कर सकता है। इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान होती है। इसकी जो आकृति होती है कैसी होती है? अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान होती है। ठीक है। अब ये होता कहां पर? देखो, यहां से अगर हम देखें कि जो ऊपर तो क्या हो जाएगी? ग्रास नली, और नीचे क्या जाएगी? जो छोटी आंत्र, छोटी आंत्र का जो प्रारंभिक भाग होता है उसे बोलते हैं ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। तो क्या लिख सकते हैं? यह ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य, ग्रास नली तो ये हो जाएगी, ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य उदर गुहा में, ये है उदर गुहा, पेट की जो गुहा होती है, उदर गुहा में मध्य पट के नीचे, मध्य पट का मतलब जो डायफ्राम होता है, यहां पर मध्य पट के नीचे जो ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? मध्य पट के नीचे बाईं तरफ स्थित होता है। ठीक है। और इसके देखो 3 भाग होते हैं, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे पहला जो भाग होगा ये होगा, ऊपर वाला जो भाग कहलाता है जठरागम भाग। जठरागम भाग जो चौड़ा भाग है, या इसको कार्डियक भी बोलते हैं अपन, जठरागम भाग या कार्डियक। ठीक है। दूसरा जो ये जो भाग है इसको बोलते हैं जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग। और देखो, ये दोनों के बीच का जो भाग है इसे हम कहते हैं फंडिस। क्या कहते हैं? फंडिस। ठीक है। तो इस प्रकार से हम आमाशय को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा भाग हो जाएगा? देखो, जठरागम भाग, या जिसे हम कार्डियक भी बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? जठर निर्गमी भाग। और तीसरा क्या हो जाएगा? फंडिस भाग। क्या हो जाएगा? फंडिस भाग। अब इसके अंदर देखो और क्या क्या है उसको हम देखते हैं। एक तो देखो, इस आमाशय में ये जो आमाशय की जो भित्ति है, यहां पर क्या पाई जाती है? इस प्रकार से एक परत पाई जाती है, आंतरिक परत। इसमें जो ग्रंथि होती है उस ग्रंथि को हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। देखो, जठर ग्रंथि और भी बहुत सारे पाचक रस का स्त्रवण करती है, लेकिन जो मुख्य आगे जब हम पाचन क्रिया पढ़ेंगे वहां और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहां जो जरूरी वो बात कर लेता हूं। जठर ग्रंथि की एक कोशिका होती है ऑक्सेंटिक कोशिका। ऑक्सेंटिक कोशिका, जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं अम्लजन कोशिका भी कहते हैं, अम्लजन कोशिका। ये कोशिका क्या करती है? देखो, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करती है? स्त्रवण करती है। क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब हम खाना नहीं खाते हैं या ज्यादा खा लेते हैं, मान लो कि जिम ने गए और गुलाब जामुन वगैरह देखे चीप लिए, ठीक है, ज्यादा खा लेते हैं, या दाल बाटी गई, जिम ने गए दाल बाटी ज्यादा खा ली,
होता ही नहीं होता, कभी अपच की स्थिति, फिर मतलब गुड़गुड़ करता है पेट, इस तरह की स्थितियां होती है। ठीक है, तो या तो खाना कम खाते हैं या खाना ज्यादा खा लेते हो, पेट क्या करता है, दर्द करता है। इसका कारण क्या है कि पेट में क्या होता है, HCl का जो स्त्रवण है ये बढ़ जाता है, HCl का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पेट में जलन और दर्द होने लगता है। ठीक है, अब HCl क्या एक प्रकार का अम्ल है, HCl एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। ठीक है, अब अम्ल को अगर उदासीन करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को क्षार का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अजवाइन, पानी के साथ अजवाइन लेते हैं। अजवाइन जानते हो, अजमो अपनी भाषा में बोलते जिसे, अजवाइन लेते हैं, है नहीं। तो इस प्रकार के उपयोग करते बहुत सारे लोगों को। आपने देखा होगा कि अगर किसी का पेट दर्द का, तो रेगुलर नीम की पत्तियां खाओ, पेट दर्द नहीं करेगा। इस तरह के अलग अलग देसी इलाज भी अपने को देखने को मिलते हैं, क्योंकि नीम भी क्या है, कड़वा होता है। ठीक है, और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। इस कारण नीम में भी क्या है, क्षार है। ठीक है, अब देखिए इधर मुख्य टॉपिक पे हम आते हैं। ये अपना आमाशय हो गया। ठीक है, आमाशय जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जिसकी आकृति क्या होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान होती है। इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जठरागम भाग, फंडिस भाग और जठर निर्गमी भाग। इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है उसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि की एक कोशिका और होती है, कौन सी, ऑक्सेंटिक कोशिका या अम्लजन कोशिका, जो किसका स्रवण करती है, HCl अम्ल का स्रवण करती है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में सामान्य बातें लिख देते हैं। लिखिए, थोड़ी स्पीड रखिए, अगर स्पीड ज्यादा लगे तो आप वीडियो को कम करके देख सकते हो, और हो सकता है आपको कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे सुनाई दे रहा हो जब मैं बोलता रुकता हूं। तो कारण यह है कि सामने जो पास में जो रोड है उस पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, और सबसे बड़ी बात जेसीबी चल रही है। ठीक है, तो उसकी आवाज थोड़ी आपको सुनाई दे सकती है, माफी चाहेंगे उसके लिए, लेकिन उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स लिखिए, आप लिखिए, आमाशय के लिए लिखिए, लिखो, ग्रास नली, ग्रास नली या ग्रसिका लिख सकते हो। ग्रास नली आगे चलकर एक चौड़े थैलीनुमा भाग में खुलती है, एक चौड़े थैलीनुमा भाग में खुलती है, थैलीनुमा भाग में खुलती है, जिसे आमाशय कहते हैं, जिसे आमाशय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आमाशय, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो लगभग 3 लीटर, जो लगभग 3 लीटर भोजन धारण कर सकता है। यानी इसके अंदर कितना भोजन इकट्ठा हो सकता है, 3 लीटर, जो लगभग 3 लीटर भोजन धारण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ग्रसिका व ग्रहणी के मध्य, ग्रहणी देखो छोटी आंत्र का एक भाग होता है, अभी हम थोड़ी देर बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह ग्रसिका व ग्रहणी के मध्य, ये ग्रसिका हो जाएगी, नीचे ग्रहणी, यह ग्रसिका व ग्रहणी के मध्य उदर गुहा में, उदर गुहा में मध्य पट के नीचे जो डायफ्राम होता है, मध्य पट के नीचे बाईं तरफ स्थित होता है, बाईं तरफ स्थित होता है, तथा इसकी आकृति, तथा इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान होती है। इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समान होती है। निचले में लिखो, आमाशय के 3 भाग होते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, देखो, जठरागम, जठर निर्गमी और फंडिस।
तो पहला लगाओ जठरागम भाग। जठरागम के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये आमाशय का किस तरफ का भाग हो गया, इस तरफ का, यानी बाईं तरफ का भाग है। देखो चौड़ा भी है, बड़ा है कह सकते हैं। और किससे जुड़ रहा है, ये ग्रास नली से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है, ग्रास नली से। तो पहला लगा लो जठरागम भाग या कार्डियक, लिखो यह है ग्रास नली से जुड़ा हुआ, ग्रास नली से जुड़ा हुआ, ग्रास नली से जुड़ा हुआ बायां इस यानी लेफ्ट साइड का बायां चौड़ा भाग होता है। ग्रास नली से जुड़ा हुआ बायां चौड़ा भाग होता है, चौड़ा भाग होता है। क्लियर। अगला लगाओ जठर निर्गमी भाग। देखो जठर निर्गमी भाग किससे जुड़ रहा है, देखो ये जो छोटी आंत्र है ना, छोटी आंत्र का जो ये जो प्रारंभिक भाग होता है, इसे हम बोलते हैं ग्रहणी बोलते हैं। छोटी आंत्र का जो प्रारंभिक भाग है इसे क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। देखो ये चौड़ा भाग है, जबकि ये क्या है, संग्रह है नहीं है। ठीक है, संग्रह कह सकते हो या छोटा कह सकते हो। ठीक है, तो लिखो जठर निर्गमी भाग में ये आमाशय का अंतिम छोटा भाग होता है। आमाशय का अंतिम छोटा भाग होता है जो ग्रहणी से जुड़ा होता है। अगर स्थिति की बात करें तो किस तरफ आ जाएगा, राइट साइड यानी दाईं तरफ आ जाएगा। जो ग्रहणी से जुड़ा होता है, ग्रहणी से जुड़ा होता है। क्लियर। अगली बात करते हैं हम, बीच का जो भाग आता है कौन सा, फंडिस। कौन सा भाग है, फंडिस। इसको क्या कह सकते हैं कि बीच का जो भाग है आमाशय का, जठरागम भाग और जठर निर्गमी के बीच का जो भाग है, जो क्या होता है, चौड़ा होता है। देखो चौड़ा है या नहीं, इसको क्या कहते हैं, फंडिस कहते हैं। तो लिखो इसके लिए फंडिस में लिखो यह जठरागम व जठर निर्गमी, जठरागम व जठर निर्गमी के मध्य का चौड़ा भाग होता है, मध्य का चौड़ा भाग होता है। देखो इसकी भित्ति में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। देखो चौड़ा भाग होता है जिसकी भित्ति में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो जठर रस का स्त्रवण करती है। इसका क्या उपयोग है, आगे हम बात करेंगे इसको भी। जो जठर रस का स्त्रवण करती है, जठर रस का स्त्रवण करती है, तथा इसकी मतलब किसकी, जठर ग्रंथि की, तथा इसकी ऑक्सेंटिक कोशिका, तथा इसकी ऑक्सेंटिक कोशिका, ऑक्सेंटिक कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है। अब ये अम्ल क्या काम करेगा, भोजन को क्या करेगा, अम्लीय बनाएगा। और बाहर से अगर मान लो कि कोई जीवाणु अगर चला गया तो उसको भी क्या करेगा, मारेगा। अम्ल का स्त्रवण करती है। जो मतलब कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को अम्लीय बनाता है, अम्लीय बनाता है, तथा भोजन के साथ आए कीटाणु को मारने का कार्य करता है, भोजन के साथ आए कीटाणु को मारने का कार्य करता है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई। देखो ये आमाशय का आप चित्र बना सकते हो इस तरह से। देखो ये जो भाग होगा क्या हो जाएगा, जठरागम भाग, इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, जठर निर्गमी, और ये जो बीच का जो भाग होगा क्या कहलाएगा, फंडिस कहलाएगा। इसकी भित्ति में जो ग्रंथि होगी कौन सी ग्रंथि होगी, जठर ग्रंथि। अब जैसे मान लो कि आपने खाना खाया, ठीक है, भर पेट के खाना खाया, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति अगर आपको उल्टा लटका दे, अब आप कहोगे सर हमारे साथ ऐसा क्यों होगा, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है। आपकी टांग पकड़ के आपको उल्टा लटका दिया, सर नीचे हो गया, तो क्या आपका जो आपने जो खाना खाया क्या वापस मुंह से बाहर आ जाएगा, क्या नहीं आता है। क्या कारण है देखते हैं। देखो इसके लिए भी देखो क्या कि यहां पर अवरोधनी पाई जाती है। अवरोधनी का मतलब जानते हो,
जो रुकावट पैदा करते हो, अवरोध पैदा करते हैं, जो अवरोधनियां पाई जाती है दो, ठीक है। एक अवरोधनी तो पाई जाती है यहां पर इस जगह पे, यहां पे पाई जाती है, और एक अवरोधनी पाई जाती है यहां पर पाई जाती है इस जगह ऐसे, ठीक है। तो आमाशय में देखो दो अवरोधनी होती है, एक अवरोधनी तो यह है जिसे बोल लेते हैं अपन ग्रास नलिका अवरोधनी, ग्रास नलिका अवरोधनी, और इसको बोलते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी, जठर निर्गमयी अवरोधनी। देखो नाम से पता चल रहा है अवरोधनी का मतलब अवरोध पैदा करना, ठीक है। आपने खाना खाया, यहां से ये भोजन सीधा होता हुआ यहां से यहां कर बढ़ गया, और ये अवरोधनी क्या हो गई, बंद हो गई, क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है। जैसे कि ये ऐसे होता है, यूं समझ लोगे सीधी सी भाषा में, सिंपल भाषा में ऐसे होता है ये, ठीक है। भोजन आया ऊपर दबाव पड़ेगा, ये इस तरह से खुल गया, फिर बंद हो गया, अब इस तरह से क्या हो गया, ये बंद हो गया। अब व्यक्ति को उल्टा लटका भी देंगे तो कपाट तो बंद हो गए, तो फिर ये बंद हो गया, तो फिर यहाँ जो भोजन पड़ा है आपको उल्टा लटकाएंगे तो बाहर थोड़ी आएगा। जैसे मान लो कि आपने पानी पी लिया, पानी पीने के बाद आपको उल्टा लटका दो, क्या पानी बाहर आ जाएगा, क्या नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अवरोधनी क्या करती है, भोजन को वापिस आमाशय में आने के बाद ग्रास नलिका में जाने से रोकती है। जो ग्रास नलिका अवरोधनी है, जब भोजन क्या होता है एक बार आमाशय में आ जाता है, तो ये ग्रास नलिका क्या करती है, उस भोजन, ग्रास नलिका अवरोधनी जो है भोजन को फिर से इस ग्रास नलिका में जाने से क्या करती है, रोकती है, ठीक है। आपको कैसे, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसका क्या काम है, देखो इसका क्या काम है, देखो भोजन यहाँ इकट्ठा हो गया, अब देखो जो छोटी आंत्र है, यहां से छोटी आंत्र प्रारंभ होती है, इस जगह से यहां से छोटी आंत्र प्रारंभ होती है, ये जो ये छोटी आंत्री है, छोटी आंत्र, देखो आप देखो ये कितना छोटा भाग और ये कितना सकरा भाग है। अगर सारा का सारा भोजन अगर यहाँ आ जाएगा तो ये तो इसके अंदर फंस जाएगा, छोटी आंत्र में क्यों जाएगा, फंसेगा, क्योंकि तो बहुत सक्रिय है, सकरा भाग है। तो छोटी आंत्र में जो भोजन आएगा वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा भोजन क्या करती है, यहां से ये इसके अंदर भेजती है, ठीक है। तो लिखो आमाशय में दो अवरोधनियां पाई जाती है, आमाशय में दो अवरोधनियां पाई जाती है, दो अवरोधनियां पाई जाती है। पहली लिखो ग्रास नलिका अवरोधनी, ग्रास नलिका अवरोधनी लिखो, इसमें यह आमाशय व ग्रास नलिका के मध्य स्थित होती है, आमाशय व ग्रास नलिका के मध्य स्थित होती है, जो भोजन को आमाशय से ग्रसिका में जाने से रोकती है, भोजन को आमाशय से ग्रसिका में जाने से रोकती है, भोजन को आमाशय से ग्रसिका में जाने से रोकती है। क्लियर। अगला लगाओ जठर निर्गमी अवरोधनी, जठर निर्गमी अवरोधनी, ये तो कौन सी होगी, ग्रास नलिका हो गई। जठर निर्गमी अवरोधनी ये क्या करेगी, भोजन को छोटे आंत्र में जाने को क्या करती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, कहीं ज्यादा नहीं चला जाए, ज्यादा चला जाएगा तो फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। कभी कभी इस प्रकार की कंडीशन आती है, जैसे मान लो आपने मटर खा लिए, ठीक है, और मटर ज्यादा खा ले, कच्चे मटर खा लेते, कई बार होता है ना, तो कच्चे मटर खा लेते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से यहाँ जाकर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो इसके ना फूड पॉइजन हो गया, इस तरह की स्थिति आती नहीं आती है, ठीक है। फिर वो जूस वगैरह पिलाते हैं व्यक्ति को, मतलब कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि लिक्विड ही लिक्विड यानी द्रव ही ऐसा द्रव पदार्थ का सेवन कीजिए, है ना। तो द्रव पदार्थ जाएगा तो फिर क्या प्रेशर डालेगा, जिससे धीरे धीरे खिसकता खिसकता आगे बड़ी आंत्र में चला जाएगा, है ना। इसलिए ये क्या करती है, भोजन को यहाँ जाने से क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो लिखो इसका काम, लिखो क्या है, लिखो जठर निर्गमी अवरोधनी में लिखो, लिखो ग्रहणी में, इसमें लिखो जठर निर्गमी में लिखो, यह ग्रहणी व आमाशय के मध्य स्थित होती है, ग्रहणी व आमाशय के मध्य स्थित होती है, ग्रहणी व आमाशय के मध्य स्थित होती है, जो भोजन को छोटी आंत्र में
भोजन को छोटी आंत्र में जाने से नियंत्रित करती है, छोटी आंत्र में जाने से नियंत्रित करती है। क्लियर? तो ये हो गया अपना आमाशय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी चीजें आती है वो सारी चीजें बता दी। इससे बाहर आपके किसी प्रकार का प्रश्न नहीं जाएगा, 10वीं में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, गारंटी है। अच्छे से कंप्लीट कर ले। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जठरागम भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस। ठीक है, इसमें 2 अवरोधनियां पाई जाती है। कौन कौन सी? ग्रास नलिका अवरोधनी किसके बीच में? ग्रसिका और आमाशय के बीच में। अगली जठर निर्गमी अवरोधनी किसके बीच में? छोटी आंत्र या ग्रहणी कह सकते हो, ग्रहणी या छोटी आंत्र कह सकते हो, और आमाशय के बीच में। ठीक है, काम मैंने बता दिया। ये भोजन को वापस ग्रास नलिका में जाने से रोकेगी और ये भोजन को इधर जाने को क्या करेगी? नियंत्रित करेगी। और ये जो फंडिस जो है, इसकी जो ये भित्ति है, इसके अंदर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि। ठीक है, इसकी जो कौन सी कोशिका? ऑक्सेंटिक कोशिका। आपकी किताब में ऑक्सेंटिक कोशिका लिखा हुआ है, अम्लजन कोशिका नहीं लिखा हुआ है, वो मैंने मेरे हिसाब से बताया है। ठीक है, आपकी जो बुक है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑक्सेंटिक कोशिका लिखा हुआ है, जो क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करती है? स्त्रवण करती है। ये अम्ल क्या करता है? भोजन के साथ आए कीटाणुओं को क्या करता है? मारने का काम करता है। क्लियर? तो ये हो गया अपना आमाशय। तो आइए अब बात करते हैं हम छोटी आंत्र के बारे में। छोटी आंत्र क्या है? छोटी आंत्र भी लिख सकते हो, आंत भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी किताब में आंत लिखा हुआ है, 12th में अगर आप देखोगे बड़ी सामने तो आंत्र लिखा होता है। तो ये आंत लिखो चाहे आंत्र लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं, देखो क्या होता है। देखो अभी हमने देखा था आमाशय, आमाशय छोटा बना रहा हूं अब मैं थोड़ा सा। आमाशय का ज्यादा अपने को उपयोग नहीं, मैं छोटा सा बना रहा हूं इस तरह से। ये आमाशय होगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहां से शुरू होती है छोटी आंत्र, इस तरह से, ऐसे बहुत ही खूबसूरत संरचना होती है। ऐसे वलित होती है, बिल्कुल वलित कह सकते हो, यानी कुंडलित। इतना से बना देते खूब भैया। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया? ये जो भाग हो गया पूरा यहां से लेकर, ये देखो ये जो भाग है पूरा, ये क्या गया? छोटी आंत्र का भाग हो गया। ठीक है, छोटी आंत्र को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। छोटी आंत्र को भी हम क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। देखो जो इसका जो प्रारंभिक भाग है, छोटी आंत्र का जो प्रारंभिक भाग है, ये आप देख रहे हो, ये वाला जो भाग है, देखो ये इसका प्रारंभिक भाग, यहां से तो शुरू हो रही है। इसका जो प्रारंभिक भाग है, जो प्रारंभिक भाग जो किससे जुड़ा है? देखो ये आप कहोगे सर आमाशय से जुड़ा हुआ है। देखो ये इसका प्रारंभिक भाग है, और ये क्या है? आमाशय है ना। ये अपना क्या हो गया? आमाशय है। ठीक है, तो छोटी आंत्र का ये प्रारंभिक भाग है, किससे जुड़ा हुआ है? आमाशय से जुड़ा हुआ है। तो ये आमाशय से जो जुड़ा हुआ भाग होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। इंग्लिश में बोलते हैं डियोडिनम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डियोडिनम। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं, ये जो भाग है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अग्र क्षुदांत्र। अग्र क्षुदांत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेजुनम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेजुनम। चलो लिख देता हूं मैं, क्योंकि कई बार इनके यही नाम लिखे आते हैं, डियोडिनम, डायोडिनम। 9th में आपको यही नाम मिलते हैं, डायोडिनम। इसको क्या बोलते हैं? जेजुनम। और ये जो देखो अंतिम भाग है इसका, यहां से देखो, जैसे ही अब ये समाप्त होगी इस तरह से, यहां से इस प्रकार की संरचना निकलती है, यानी ये शुरू हो जाती है, बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ये क्या शुरू हो जाती है? बड़ी आंत शुरू हो जाती है इस तरह से। यहां भी लिखता हूं, ये बड़ी आंत। ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं क्षुदांत्र। क्षुदांत्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। ठीक है, तो ये छोटी आंत्र के 3 भाग हो गए अपने मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक तो ग्रहणी हो गया, अग्र क्षुदांत्र हो गया, और क्षुदांत्र हो गया। ठीक है, देखो ये जो छोटी आंत्र है, ये एक संकरा भाग होता है, लेकिन हमारी जो आहार नाली, इसका सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई होती है लगभग 7 मीटर। कितनी होती है? लगभग 7 मीटर। आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है, वो कौन सा भाग है? छोटी आंत्र। जबकि सबसे चौड़ा भाग अभी हमने बात की थी, कौन सा है? आमाशय है। सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? आमाशय। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, फिर हम इसको लिख लेंगे।
देखो यहां भी अपन ने देखा था कि जठर निर्गमी क्या होती है, अवरोधनी होती है इस जगह पे, ठीक है। जो भोजन को क्या करती है, इसमें आने से क्या करती है, नियंत्रित करती है। यहीं पर होता है एक यकृत होता है इस जगह पे, यकृत की भी अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। जो पीत रस का क्या करता है, श्रवण करता है। भोजन क्या होता है कि जब यहां से इस ग्रहणी में आता है, ठीक है, तो ग्रहणी में क्या होता है, पाचक रस का श्रवण होता है अलग अलग प्रकार से। जैसे मान लो कि यहाँ से अग्नाशय ग्रंथि है, उसके द्वारा भी कुछ श्रवण होगा, और जो यकृत है इसके द्वारा भी क्या होगा, पीत लवण का श्रवण होगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पाचक रस का क्या होता है, श्रवण होता है, ठीक है। पेक्टिन वगैरह का इनका अपन बात करेंगे, कौन कौन से निकलेंगे आगे पूरी चर्चा करेंगे जब भोजन का जो पाचन का जो प्रोसेस पढ़ेंगे अपन की, पाचन किस प्रकार से होता है। अभी तो हम तंत्र पढ़ रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे कि किस तरह से काम होता है सब कुछ, तो वहां अपन सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो जो ग्रहणी है या जिसे हम डियोडिनम बोलते हैं, ग्रहणी में क्या होता है, पाचक रस का क्या होता है, श्रवण होता है, ठीक है। तो पाचक रस का श्रवण हो रहा है, इसका मतलब वो क्या करेंगे, भोजन को पचाएंगे। तो भोजन का जो सर्वाधिक जो पाचन होता है वो कहां होता है, ग्रहणी में होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, तो कहां होता है, छोटी आंत्र की ग्रहणी में। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, छोटी आंत्र की ग्रहणी में होता है। क्लियर। अब देखो यहां से ये भोजन आया, ये आ गया ग्रहणी में, ये जो ग्रहणी है यहां पर इसमें आया, ठीक है। यहां तक ये जो पूरा भाग है ये क्या हो गया, ग्रहणी हो गया। यहां भोजन का क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, बिल्कुल भोजन पच जाएगा। लगभग 90 से 95% भाग तक यहां पर भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है, ठीक है। नहीं पचता है तो वो तो बाहर निकलता ही है। अब देखो भोजन पच गया, अब इस भोजन पचे हुए भोजन को कहां पहुंचाना पड़ेगा, अपने को कोशिका में पहुंचाना पड़ेगा। भी सारा काम तो कोशिका ही करेगी, है क्रियात्मक इकाई बोलते हैं उसको, फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो वही तो ऊर्जा बनाना, जो भी करना सब कुछ करना वही होगा, ठीक है। अब उसको कोशिका में कैसे पहुंचाए, तो परिवहन का काम जो करेगा वो कोशिका तक ले जाएगा। अब बात आती है कि सर शरीर में परिवहन का काम कौन करता है। परिवहन का मतलब कोई भी सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाना कौन करता है भाई, रक्त करता है। रक्त ही तो है जो पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, यानी परिवहन का काम कौन करता है, रक्त करता है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार यहां से। ये जो भाग है ये भी लिखा हुआ था, देखो अग्र सुदांत्र है। कौन सा भाग है, अग्र सुदांत्र। यहां देखो क्या होता है, इसके पास में पाई जाती है रक्त वाहिनियां पाई जाती है। समझने के लिए बना रहा हूं, इस तरह से नहीं होती, इसके पास पास में होती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है बिल्कुल अटैच में, ठीक है। और ये जो अग्र सुदांत्र इसके अंदर इस प्रकार से बहुत बारीक बारीक बालों के समान बहुत बारीक बारीक संरचना पाई जाती है, सूक्ष्मांकुर बोलते हैं जिसे हम विलाई कह सकते हैं, सूक्ष्मांकुर, या इसको बोलते हैं आंत्र केशिका। क्या बोलते हैं, आंत्र केशिका, एंटेरोसाइट। आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है, आंत्र केशिका, सॉरी आंत्र केशिका, बिल्कुल बालों के समान संरचना होती है, पतली पतली से, बहुत पतली पतली बालों के समान, ठीक है। तो जैसे ही भोजन आएगा यहाँ पर, पचा हुआ भोजन आएगा, देखो यहां से ही आएगा पचा हुआ भोजन। ये क्या करेगी, जो आंत्र केशिका होती है वो भोजन को क्या करती है, अवशोषित करती है, सोखती है। भोजन का क्या करती है, अवशोषण करती है। भोजन का अवशोषण करके वो किसमें भेज देगी, इससे रक्त वाहिनी में भेज देगी। भोजन का अवशोषण करके कहां भेज देगी, वो इसे रक्त वाहिनी में डालेगी, ठीक है। और रक्त वाहिनी में क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है। क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है। और रक्त बहता हुआ कहां जाएगा, कोशिका के पास जाएगा। अब यहां से देखो इसके अंदर क्या डाल दिया, भोजन डाल दिया, ठीक है। अब ये भोजन भी कहां चला जाएगा, कोशिका के पास चला जाएगा। यानी यहां पर क्या होता है, अवशोषण होता है। तो सीधी सी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो छोटी आंत्र की जो ग्रहणी है इसमें तो क्या होगा, पाचन होगा। क्या होगा, पाचन, ठीक है। और यहां जो पड़ता है अग्र सुदांत्र, अग्र सुदांत्र में क्या होगा, अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण होगा। क्लियर, कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, ये आता है आपका सुदांत्र। नीचे जो लिखा था ना अपन ने, सुदांत्र, ये वाला भाग जिसे हम इलियम बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ कि मान लो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका अवशोषण किस अग्र सुदांत्र में नहीं हुआ, कुछ ऐसे पदार्थ जिसका अवशोषण अग्र सुदांत्र में नहीं हुआ, तो उसको धकेल दिया जाएगा आगे। आगे धकेलने का मतलब कहां धकेल देंगे, सुदांत्र में धकेल देंगे। कहां धकेल देंगे, सुदांत्र में।
तो ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण अग्र क्षुधांत्र में नहीं होता है, उनका अवशोषण कहां होता है? क्षुधांत्र में। मुख्य रूप से विटामिन और पीत लवण, विटामिन और जो पीत लवण है, इसका जो अवशोषण होता है वो कहां होता है? क्षुधांत्र में होता है। विटामिन और पीत लवण का अवशोषण कहां होगा? क्षुधांत्र में होगा। ठीक है, अब भोजन को क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा कंप्लीट। अब उसके बाद वो ही पदार्थ बचेगा जिसका पाचन ही नहीं हुआ, यानी यहां पाचन होता है, यहां पाचन हो ही नहीं तो उसका अवशोषण भी नहीं होगा, तो केवल वो पदार्थ बचेगा जिसका पाचन हुआ ही नहीं। तो उस अपचित पदार्थ को कहां धकेल दिया जाएगा? बड़ी आंत्र में धकेल दिया जाएगा। यहां से उस अपचित पदार्थ को जिसका पाचन नहीं हुआ उसको कहां धकेल देंगे? बड़ी आंत्र में धकेल देंगे। ठीक है, बड़ी आंत्र में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे जब बड़ी आंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा मुख्य भाग क्या होता है। देखो, छोटी आंत्र जो है ये अपने आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी यानी डियोडिनम, अग्र क्षुधांत्र यानी जेजुनम और क्षुधांत्र यानी इलियम। क्लियर? तीनों के क्या क्या काम होते हैं वो अपन ने देखे। अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं, थोड़ी लिखने की स्पीड रखिएगा। लिखो, छोटी आंत्र में लिखो, आमाशय जठर निर्गमी अवरोधनी द्वारा, आमाशय जठर निर्गमी अवरोधनी द्वारा, जठर निर्गमी अवरोधनी द्वारा छोटी आंत्र में खुलता है, छोटी आंत्र में खुलता है। लिखो, इसमें लिखो छोटी आंत्र में, अगला पॉइंट बना के लिखो। यह मतलब कौन? छोटी आंत्र। यह एक कुंडलित, यह एक कुंडलित व आहार नाल का, कुंडलित व आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। कुंडलित व आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है, जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ग्रहणी, अग्र क्षुधांत्र और क्षुधांत्र यानी डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो पहला लगा लो ग्रहणी यानी डियोडिनम, ग्रहणी। देखो, ग्रहणी के लिए क्या लिख सकते हैं भाई? ये छोटी आंत्र, छोटी आंत्र का कौन सा भाग है? प्रारंभिक भाग है भाई, और किससे जुड़ा हुआ है? आमाशय से। ठीक, बहुत इजी। लिखो, ग्रहणी में रटने की जरूरत नहीं है, नोट्स आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ऐसे नहीं कि नहीं सर ने ऐसे लिखा है तो मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा, अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, बस शब्द क्या होने चाहिए? विज्ञान के होने चाहिए, है ना। भाषा किसकी होनी चाहिए? विज्ञान की होनी चाहिए। विज्ञान की आप कहोगे सर विज्ञान की भाषा कैसे होती है? विज्ञान की भाषा को आप यूं समझ सकते हो कि मान लो कि भगवान ना करके भी ऐसा हो, लेकिन कोई व्यक्ति है रास्ते में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया उसका, उसके सिर में बहुत चोट लगी, बहुत खून बह गया, तो एक सामान्य भाषा में एक हिंदी का जो व्यक्ति होगा क्या कहेगा कि एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, दुर्घटनावश उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी और बहुत अधिक मात्रा में खून बह गया। ये एक सामान्य भाषा होगी। और इसी को अगर हम विज्ञान में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, दुर्घटनावश उसके मस्तिष्क में गहरी चोट लग गई या गहरा घाव हो गया, जिसके कारण काफी अधिक मात्रा में रक्त बह गया या रुधिर बह गया। ये विज्ञान है। तो शब्द विज्ञान के होना जरूरी है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज आप हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम लिखते हैं ग्रहणी में। लिखो, लिखो ग्रहणी में, यह है छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग होता है, यह है छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग होता है जो आमाशय से जुड़ा होता है। देखो जुड़ रहा है ना, जो आमाशय से जुड़ा होता है। इसमें पाचक रस की अधिकता होती है।
यह स्त्रवण होता है, कैसे भी लिख लो, अधिकता होती है स्त्रवण होता है, पाचक रस का स्त्रवण होता है, कैसे भी लिख लो, पाचक रस की अधिकता होती है। अतः भोजन का सर्वाधिक पाचन इसी भाग में होता है। अतः भोजन का सर्वाधिक पाचन इसी भाग में होता है। सर्वाधिक पाचन इसी भाग में होता है। क्लियर? अगली बात करते हैं, अगला जो आएगा कौन सा, अग्रक शुद्धांत्र। देखो अग्रक शुद्धांत्र के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि ये जो छोटी आंत्र है, इसके छोटी आंत्र का मध्य का भाग है, तो ये प्रारंभिक भाग है, अंतिम भाग क्या कहलाता है, शुद्धांत्र। तो बीच का भाग कौन सा हो जाएगा, अग्रक शुद्धांत्र, बीच वाला हो जाएगा ना। प्रारंभिक तो कौन सा हो गया, ग्रहणी, अंतिम कौन सा हो गया, शुद्धांत्र, तो बीच में कौन सा बना, अग्रक शुद्धांत्र। तो लगा लो अग्रक शुद्धांत्र, देखो इसमें यह छोटी आंत्र का मध्य का भाग होता है, यह छोटी आंत्र का मध्य का भाग होता है, जो मुख्य रूप से भोजन के अवशोषण का कार्य करता है। जो मुख्य रूप से भोजन के अवशोषण का कार्य करता है, जो मुख्य रूप से भोजन के अवशोषण का कार्य करता है। अब देखो अवशोषण के लिए क्या पाया जाता है, इसके अंदर आंत्र केशिका पाई जाती है। तो लिखो अवशोषण के लिए इसमें सूक्ष्म संरचना पाई जाती है या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, कुछ भी लिख लो, सूक्ष्म संरचना या सूक्ष्मांकुर कुछ भी लिख लो, जो शब्द आपको अच्छा लगे। सूक्ष्म संरचना पाई जाती है जिसे आंत्र केशिका कहते हैं, जिसे आंत्र केशिका कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया अग्रक शुद्धांत्र। अब हम बात करते हैं किसकी, क्षुधांत्र के बारे में। हेडिंग लगा लो क्षुधांत्र, लिखो क्षुधांत्र में लिखो, यह छोटी आंत्र का अंतिम भाग होता है, यह छोटी आंत्र का अंतिम भाग होता है, छोटी आंत्र का अंतिम भाग होता है, जिसमें उन पदार्थों का अवशोषण होता है, उन पदार्थों का अवशोषण होता है जिनका अवशोषण, उन पदार्थों का अवशोषण होता है जिनका अवशोषण अग्रक शुद्धांत्र में नहीं हो पाता है, अग्रक शुद्धांत्र में नहीं हो पाता है। उदाहरण लिख लो, जैसे पीत लवण, विटामिन आदि, पीत लवण, विटामिन आदि। ठीक है। अब देखो जो क्षुधांत्र है ये कहां खुलेगा, बड़ी आंत्र में खुलेगा। कहां खुलेगा, बड़ी आंत्र में। कहां खुलता है, बड़ी आंत्र में। ठीक है। तो ये हमने देखा छोटी आंत्र और आमाशय के बारे में हमने चर्चा की कि इस चैप्टर से आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न छोटा होगा और एक प्रश्न बड़ा होगा 5 नंबर का, जिसमें किसी न किसी एक तंत्र के बारे में पूछा जाएगा। आपको सचित्र वर्णन कीजिए, पाचन तंत्र हो सकता है, श्वसन तंत्र हो सकता है, परिसंचरण तंत्र हो सकता है, तंत्रिका तंत्र हो सकता है या नहीं है, जनन तंत्र हो सकता है, कोई सा भी तंत्र हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आज अपने 2 टॉपिक हो गए, कौन कौन से, एक तो आमाशय, एक छोटी आंत्र। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये कक्षा पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। क्योंकि देखो मैं बार बार कह रहा हूं, हमें कोरोना से बचना है, पढ़ाई से नहीं बचना है। भले ही विद्यालय बंद हो, आपके जहां पे भी कोचिंग सेंटर वगैरह हो, जो भी बंद हो, लेकिन आपको जो ऑनलाइन जो क्लासेज मिल रही है आप उसका भरपूर फायदा लें। ठीक है।